हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम जो थर्ड काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको करा चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड वन इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता था, एलिवेट हो जाता था, ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो हेडिंग लगाएं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हम कौन डिस्कस कर रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता ही चुकी हूँ, तो वहाँ से आप जाकर उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिप्रेस होता है? बच्चों ध्यान से देखो कि जब भी हमने कोई सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो लिक्विड जो ये सॉल्वेंट है इसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस कैसे होगा? फ्रीजिंग, सबसे पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दोनों में वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हमें वहाँ क्या मिल जाता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid state becomes equal to vapor pressure of liquid state is called फ्रीजिंग पॉइंट। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड की वेपर जो वेपर्स हैं वो अगर लिक्विड के वेपर के इक्वल हो गई, वेपर प्रेशर के इक्वल हो गई, तो उस पॉइंट पर हमें उसका क्या मिल जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होता है बच्चों, जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको सॉलिड स्टेट में भी वाटर एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फेज में भी वाटर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही, मतलब अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली किसी भी लिक्विड का एक तरीके से सॉलिडिफिकेशन है, मतलब एटम्स ना प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आता है, एक अरेंजमेंट है ना वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो जाता है? प्रॉपर हो जाता है। लेकिन जैसे हम उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, अब वो उस टेम्परेचर पर वो जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो प्रॉपर नहीं होता। अगर हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, किसी लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड था, इसके अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जिसने इसके वेपर प्रेशर को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर, जब वो पहले जिस पर फ्रीज हो रहा था, जिस पर वो एटम्स अरेंज हो रहे थे, उस पॉइंट पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हमें ना टेम्परेचर को और कम करना पड़ता है। टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? और कम करना पड़ता है। कम टेम्परेचर पर वही चीज़ अचीव होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बस समझने की बात ये है। अगर मैं आपको इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो देखो, ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा
ये मैं ग्राफ बना रही हूँ किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक है। और हम यहाँ ले लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ हम क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर। सबसे पहले हम एक सॉल्वेंट का ग्राफ बनाते हैं, फिर हम सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमें कहाँ अचीव हो रहा था, और जब हमने उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें कहाँ अचीव हो रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। जैसे ये इस तरह से ना, मैं दो, ये मैंने ग्राफ बनाया है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ठीक है। ये इसका लिक्विड स्टेट है, ठीक है, ये इसका सॉलिड स्टेट है। और मैंने क्या देखा कि इस पॉइंट पर मुझे क्या अचीव हुआ कि इन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो इस पॉइंट पर हमें इक्वल मिला। तो मुझे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और प्योर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट, T0F, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। T0F का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर तो कम आएगा। तो अब की बार यानी हमें ये मिला, ये वाला पॉइंट मिला। अब की बार सॉल्यूशन में ये ग्राफ नीचे है क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। और ये क्या देख रहे हैं कि मैंने बताया कि इस पॉइंट पर तो अब वो अरेंजमेंट एटम्स का प्रॉपर होगा नहीं, तो ये वाला जो ग्राफ है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मतलब ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पर देखो टेम्परेचर कम है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो मैंने कम दिखा है, इसको मैं क्या मानूंगी, TF। T0F ज़्यादा है, TF कम है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ा। और भी थोड़ा सा इसको ठीक से बना सकते हैं हम, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे क्या मिला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें उन एटम्स को प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ था इस पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ा, यानी हमें फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ अचीव हुआ, T0F से भी बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ा। तो आप क्या देख रहे हैं, T0F ज़्यादा है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है ना, TF कम है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखोगी डेल्टा TF को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब तक हमने इसके अंदर वो नहीं मिलाया है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मिलाने के बाद हमें क्या मिला, TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन ज़्यादा है, T0F, TF कम हो गया, यानी डेल्टा TF हमें क्या मिलेगा, T0F माइनस TF। वेरी इंपॉर्टेंट, T0F माइनस TF, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अब की बार T0F में से TF माइनस करना है, क्योंकि T0F इज मोर देन TF। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, तो हमने TB में से T0B माइनस किया था, तब हमें डेल्टा TB मिला था। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो डेल्टा TF इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट जो था उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें इस पॉइंट पर मिला, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें इस पॉइंट पर मिला, कम हो गया, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ा फ्रीजिंग पॉइंट अचीव करने के लिए। क्लियर, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस किस के बीच ग्राफ है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। मैं रब कर रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट if required। चलिए, अब
अगेन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, लिखिए एक्सपेरिमेंटली it has been found that depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution. एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डेल्टा टी एफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूशन की मोलालिटी के। जैसे डेल्टा टी बी भी मोलालिटी के इक्वल था, इसे भी किसके इक्वल देखा गया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया, मोलालिटी के। ठीक है, अब मोलालिटी का साइन यहाँ पर हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, के एफ से। देखो आप रिलेट करते जाओ, वहाँ पर के बी से डिनोट किया था डेल्टा टी बी के केस में, डेल्टा टी एफ के केस में के एफ आ गया इनटू मोलालिटी। अगेन अगर मुझे के एफ का यूनिट देखना हो तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कैसे निकाला मैंने, डेल्टा टी एफ का क्या होता है, केल्विन। ठीक है, के एफ मोलालिटी को मैं क्या लिखती हूँ, मोल पर किलोग्राम। देख लो के एफ का यूनिट क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मोल इनवर्स। के एफ को क्या बोलते हैं, के एफ के भी 2-3 नाम हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे केबी को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मुझे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो मैं कर सकती हूँ सेम केबी की तरह। के एफ इज डिफाइंड एज डेल्टा टी एफ व्हेन मोलालिटी इज यूनिटी। अगर मोलालिटी एक हो जाए सॉल्यूशन की तो के एफ किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के। तो आप क्या लिख सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as depression in freezing point when molality is unity। मोलालिटी यूनिटी कब होगी, जब 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो मोलालिटी 1 हो जाएगी तो के एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के। इस तरह से हम किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, उसके साथ की वैल्यू को यूनिटी बोल दो तो ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज यूनिटी। इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कई बार जेई वगैरह में, वैसे तो के एफ हर पर्टिकुलर सॉल्वेंट का गिवन होता है क्वेश्चन में। कई बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें के एफ का वैल्यू गिवन नहीं होता, तो आप के एफ का वैल्यू निकाल भी सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ, इतना नोट करें, फिर मैं इसे रब कर रही हूँ। ठीक है, इतना नोट करिए प्लीज़। चलिए, के एफ का फॉर्मूला आप लिखें, के एफ इज इक्वल टू आर इंटू मोलर मास ऑफ ए इंटू का साइन लगा लो, आर इंटू मोलर मास ऑफ ए टी नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एफ अगर के एफ का वैल्यू गिवन ना हो तो। हेयर आर इज गैस कांस्टेंट आपको पता है, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या है, डेल्टा एच, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर के एफ गिवन नहीं होगा तो आपको निकालने के लिए इसकी वैल्यू गिवन होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और टी नॉट एफ तो आपको पता ही है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? तो अगर के एफ का वैल्यू गिवन ना हो तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन
मोलालिटी का फॉर्मूला को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, KF इंटू मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मैं WA ले रही हूँ, ध्यान रखना, B सॉल्यूट A सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में गिवन हो तो इंटू क्या कर देना 1000। नंबर ऑफ मोल को भी एक्सपेंड कर दे, KF गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी WB अपॉन में MB, WA तो पहले ही है, इंटू 1000, क्योंकि ये किस में गिवन है, ग्राम में। क्वेश्चन में जनरली ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। दीज आर द फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि डेल्टा TF डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी तक हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल करना ईजी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको थ्योरी में गिवन होंगी ये चीज़ें कि सॉल्यूट का मास इतना है, उसको 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया, तो आपको पता होना चाहिए WB गिवन है, WA गिवन है, मोलर मास पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए MB निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर था बेसिकली आपको थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें, वीडियो देखते रहें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।